हेलो व्यूअर्स। आज की हमारी क्लास होगी वाक्य रचना पर, जो कि हिंदी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके वो सारे एग्ज़ाम जो भी हिंदी को कवर करते हैं उसमें ये टॉपिक ज़रूर आएगा, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो या फिर पटवारी वगैरह और कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो। आज हम बेसिकली बात करेंगे सीटेट की या फिर और भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की। सीटेट, DSSP, रीट, KVS जो भी एग्ज़ाम है, टीचर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो इस टॉपिक को कवर करते हैं, वाक्य रचना। इसमें हम देखेंगे कि एक वाक्य कैसे बनता है, उस वाक्य के अंदर क्या क्या, अगर हम उसको क्लासीफाई कर सकें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और किन चीज़ों के समूह से, किन शब्दों के समूह से या फिर किन वर्णों के समूह से एक वाक्य बनता है और उसमें क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती है जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करेंगी। सो ला बिगिंस द क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो होंगे, पहला इसमें आज होने वाला है वाक्य के अंग और दूसरा इसमें होने वाला है आज वाक्य के भेद। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वाक्य के अंग से। अगर हम वाक्य के अंग की बात करते हैं तो वाक्य के अंदर दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। इंग्लिश में उद्देश्य को हम सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य के अंदर कर्ता या फिर कर्ता का विस्तार आता है, यानी कि जिसके बारे में बात कही जा रही हो या फिर जो भी सब्जेक्ट है हमारे उस सेंटेंस का। जैसे कि मैंने कहा कि सीता बाज़ार जा रही है, तो सीता इसमें मेरा कर्ता है। तो कर्ता और कर्ता का विस्तार सब्जेक्ट के अंदर आएगा या फिर उद्देश्य के अंदर आएगा, और विधेय के अंदर आएगा कि जो सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा हो सेंटेंस के अंदर। जैसे मैंने कहा सीता बाज़ार जा रही है, तो बाज़ार जा रही है वाली सारी चीज़ें आएंगी विधेय के अंदर, यानी कि कर्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो सारा विधेय के अंदर आएगा। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, क्रिया और क्रिया का विस्तार, और दूसरा कर्म या फिर कर्म का विस्तार। आगे हम इसे उदाहरण के तरीके से समझेंगे, फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम इसमें सिंपल एग्जांपल्स की बात करें कि मोहन बीमार है, तो इसमें मोहन क्या है, कर्ता, तो इसलिए वो क्या हो गया, उद्देश्य, और बीमार है क्या हो गया, विधेय। जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना, तो जगदीश ने क्या हो गया, उद्देश्य, और मोहन को अपना साथी चुना, ये क्या हो गया, विधेय। या फिर मैं मेरठ में जा रही हूँ, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, उद्देश्य, और मेरठ में रहने जा रही हूँ, ये क्या हो गया, विधेय। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसमें उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार दोनों कवर होंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या है या फिर इन दोनों को कैसे उद्देश्य माना जाएगा। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। जैसे अगर हम इन सभी वाक्यों को देखें, वो तो सिंपल वाक्य थे, जैसे कि मीना बाज़ार गई, तो मीना उसमें क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो गया कि बाज़ार गई। पर अगर हम बात करें कि उद्देश्य का विस्तार क्या होगा, जैसे मैंने लिखा था कि उद्देश्य के अंदर क्या आएगा, कर्ता और कर्ता का विस्तार। तो अगर हम उस टाइप के उदाहरण इसके देखें, जैसे कि वाक्य है परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है, तो बात किसकी हो रही है, व्यक्ति की, तो व्यक्ति हो गया उद्देश्य, और व्यक्ति के बारे में विशेषता क्या बताई गई है कि परिश्रमी है, तो उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया, परिश्रमी, और विधेय क्या रहा, बाकी का सारा सेंटेंस सफल रहता है। सेकेंड सेंटेंस की बात करें कि तेजस्वी चाणक्य मंत्री चुने गए। अब इसमें जो चाणक्य है वो अपना उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट हो कि चाणक्य के बारे में बात हो रही है, पर चाणक्य की विशेषता यानी कि ऐसे जो भी शब्द विशेषण हो, संबंध बोधक हो, जो भी कुछ ऐसा जो कि कर्ता का विस्तार कर रहा हो, कर्ता का और बखान कर रहा हो, कर्ता की और विशेषता बता रहा हो, वो सारे शब्द उद्देश्य के विस्तार में आएंगे। तो तेजस्वी चाणक्य मंत्री चुने गए, तो चाणक्य इसमें क्या है, उद्देश्य है, तेजस्वी क्या है, उद्देश्य विस्तार है, और मंत्री चुने गए विधेय हो गया। अगला भयानक कोरोना हार गया, तो कोरोना इसमें उद्देश्य, कोरोना के बारे में बात हो रही है, उद्देश्य विस्तार यानी कि उसका भयानक होना, और विधेय क्या है, आगे का सेंटेंस यानी कि हार गया। तो इसी तरीके से अब हम विधेय के कुछ उदाहरण देखेंगे। अब अगर हम आगे बात करें विधेय के उदाहरणों की, जैसे कि मैंने वाक्य लिखा कि सीता पुस्तक लिखती है, बात किसके बारे में हो रही है, सीता के बारे में, तो सीता क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब करती क्या है वो, यानी कि पुस्तक लिखती है, लिखना उसका क्रिया हो गया, तो इसलिए विधेय में क्रिया आ गया, और लिखती क्या है, पुस्तक लिखती है, यानी कि जो भी उसकी क्रिया का विस्तार हुआ वो विधेय विस्तार के अंदर आ गया। अब जैसे राधिका लिख कर ही उठेगी, तो उसमें पहले तो उद्देश्य यानी कि अपना सब्जेक्ट क्या हो गया, राधिका, कर क्या रही है वो, क्रिया क्या हो रही है कि वो उठ रही है, तो उदय में चला गया। अब विधेय में चला गया। अब विधेय का विस्तार क्या होगा कि लिख कर ही उठेगी, तो ये विधेय का विस्तार हो गया। अगर मान लो एक और इसका एग्जाम्पल लिया जाए, तो हो सकता है जैसे कि इस कक्षा का सबसे तेजस्वी लड़का धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो इस कक्षा का सबसे तेजस्वी लड़का धर्मेंद्र, ये पूरा का पूरा उद्देश्य हो गया, और प्रतियोगिता में भाग लेगा विधेय हो गया।
अगला हमारा टॉपिक होगा कि अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, यानी कि वाक्य को अर्थ के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो ये कुल 8 है। अब उन 8 के बारे में विस्तार से जानते हैं उदाहरण सहित। वाक्य के भेद में हमारा सबसे पहला आएगा विधानवाचक वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी क्रिया के करने या होने का पता चलता है, यानी कि अगर कोई काम हो रहा है या फिर हो गया है या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसको कोई कर रहा है या फिर जो काम हो रहा है, उसके अगर होने या करने का पता चलेगा तो वो वाक्य कैसा हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कहेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है या फिर सूर्य पूर्व में उगता है, हम स्नान कर चुके हैं। ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगी, दिवाली अक्टूबर में मनाई जाती है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, आज हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ होने का या फिर कुछ करने का पता चले, वो सारे विधानवाचक वाक्य के अंदर आएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाक्य की या फिर नेक्स्ट भेद की, अर्थ के अनुसार। अगला हमारा है निषेधवाचक वाक्य या फिर नेगेटिव सेंटेंस। ये बहुत इजी है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि निषेध करेगा, मना करेगा, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें भी नहीं शब्द इंक्लूड होगा वो सारे हमारे निषेधवाचक के अंदर चले जाएंगे। जैसे कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊँगा, एट्सेट्रा। जो भी ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द इंक्लूड होगा वो हम निषेधवाचक के अंदर उठा के डाल देंगे। इसको याद करना ही बहुत इजी है। इसके आगे नी लगा हुआ है, यानी कि नहीं आएगा सारे सेंटेंसेस में, वो सारे निषेधवाचक के अंदर इंक्लूड होंगे। सो आइए अब देखते हैं थर्ड हमारा बनेगा आज्ञावाचक वाक्य या फिर आज्ञार्थक वाक्य। इसको हम ऑर्डर सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। इसके अंदर आज्ञा या अनुमति आएगी, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें किसी आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि आप चुप रहे, आप खाए, आप पिए, आप यहाँ से जाए, आप अंदर आए, आप आ सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप अपना काम करें, आप ये करें, आप वो करें। ऐसे सेंटेंसेस जो भी आएंगे वो सारे हम आज्ञावाचक के अंदर क्लासीफाई कर देंगे। सो अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ की। अगला हमारा बनेगा फोर्थ, जो कि होगा विस्मयादि बोधक। इसको हम इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। इसमें वो सारे वाक्य आएंगे जिसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो। यानी कि बेसिकली अगर हम किसी से भाव व्यक्त कर रहे हैं तो वो सेंटेंसेस इसके अंदर आएंगे। जैसे कि अरे वह जीत गया, ओ वह हार गई, आहा कितना सुंदर बनाया है, अच्छा तो ये तुमने किया है, छी वो कितना गंदा है। ऐसे सारे वाक्य जिनसे हम ये अपने कोई भी भाव प्रकट करें, या वो अच्छा भाव हो, बुरा हो, घृणा का हो। ठीक है, ऐसे कोई भी वाक्य जो हम प्रकट कर पा रहे हैं वो विस्मयादि बोधक के अंदर वो सारे सेंटेंसेस चले जाएंगे। अगले की बात करते हैं, द फिफ्थ सेंटेंस। अगला हमारा पांचवा बनेगा प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, तब इनका प्रयोग होगा। जैसे कि हमने पूछा, तुम कब खेलोगे, तुम कब पढ़ोगे, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम आज नहाए, क्या कोरोना ख़त्म हो गया। तो ऐसे सारे वाक्य जिनमें भी प्रश्न बने वो सारे प्रश्नवाचक यानी फिर इंटेरोगेटिव के अंदर आएंगे। यानी कि हम क्लासीफाई करते समय अगर हमें ऐसा कोई सेंटेंस दिखे जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा हो या फिर अंत में क्या लगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, क्वेश्चन मार्क लगे, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर आएंगे। छठा है हमारा संकेतवाचक वाक्य या फिर इंडिकेटिव वाक्य। इसके अंदर क्या होगा कि ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे या फिर ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, यानी कि एक सेंटेंस से आगे का दूसरा सेंटेंस बन रहा हो। उदाहरण के लिए ले सकते हैं, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तुम आते तो कठिनाई ना होती, आप आते तो मुसीबत ना आती, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर ज़रूर आएंगे, अगर कोरोना हारा तो हम मास्क नहीं लगाएंगे। यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे संकेत मिल रहे हो वो सारे इसके अंदर आएंगे। यानी कि एक क्रिया जब, यानी कि एक वाक्य की क्रिया जब दूसरे में निर्भर हो, एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वो सारे संकेतवाचक के अंदर आएंगे। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहा जाता है। अब अगला देखते हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य या फिर डाउटफुल सेंटेंसेस। ऐसे कुछ वाक्य जिनमें हमें हमेशा संदेह बना रहता है वो संदेहवाचक के अंदर आएंगे। जैसे कि काश बारिश हो जाए, शायद इस बार वह पास हो जाए, या फिर वह शायद आए, वह शायद कश्मीर जाए, शायद इस बार बर्फ़ पड़े। ऐसे कुछ वाक्य जिसमें संदेह हो,
जिसमें उसके होने का, किसी भी काम के होने का पक्का ना पता हो, वो सारे संदेहवाचक या फिर डाउटफुल सेंटेंसेस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य या फिर डिज़ायरेबल सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें वक्ता की इच्छा, आशा या फिर आशीर्वाद का व्यक्ति करने का कुछ बोध हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, नववर्ष तुम्हारा मंगलमय हो, 2021 में सब कुछ अच्छा हो, भगवान करे तुम कुशल लौटो, तुम्हारी यात्रा सफल रहे, तुम पास हो जाओ। यानी कि ऐसा कुछ जिसमें हम इच्छा करें, कोई ना कोई हमारी डिज़ायर अगर उस सेंटेंस से झलकती है, तो वो सारे इच्छावाचक वाक्य के अंदर आएंगे। अब इन सबको एक साथ सम अप करते हैं तो ये और अच्छे से समझ आएगा। एक एग्जाम्पल जिसमें एक ऐसा वाक्य जिसमें सभी भेद कवर हो जाए, ऐसा एक वाक्य लेते हैं। दिस विल क्लैरिफाई यू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वाक्य के भेद। सो लेट्स डू इट। सो एक ही सेंटेंस के थ्रू से करते हैं। जिसके विधानवाचक में किसी काम के करने या होने का पता चलता है तो मनीषा 10वीं में पढ़ती है। निषेधवाचक जिसमें नी लग गया यानी कि नहीं लग गया, मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती। प्रश्नवाचक क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है, क्वेश्चन मार्क लग गया। आज्ञावाचक मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो, तुम्हें आज्ञा मिली है, अनुमति मिली है, तुम पढ़ो। विस्मयादि बोधक या फिर विस्मयादिवाचक सेंटेंस, अरे मनीषा 10वीं में पढ़ने लगी, यानी कि हमें आश्चर्य हो रहा है, हमारा कोई भाव प्रकट हो रहा है। इच्छावाचक मैं कोई इच्छा कर रही हूँ, काश मनीषा 10वीं में पढ़ती। संदेहवाचक मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी, यानी कि खुद सोच रही हूँ मैं कि क्या मनीषा जो है वो सच में 10वीं में पढ़ती होगी। संकेतवाचक यानी कि यदि अनुमति मिलती तो मनीषा 10वीं में पढ़ती, या फिर यदि अनुमति मिले तो मनीषा 10वीं में पढ़े। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू मुझे लगता है आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, जो कि है कि संकेत की मात्रा गायब है। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर है। सो आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, like the share button and subscribe the channel. Thank you, have a nice day.